Good morning, dear students. After discussing the halogenation and nitration, our next we move on the reaction of sulfonation. So our next electrophilic aromatic substitution reaction is sulfonation. सल्फोनेशन की जो जनरली रिएक्शन है वो प्रोसीड कराई जाती है। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स होता है वो होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो इलेक्ट्रोफाइल का हमारे पास सोर्स होता है वो होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इलेक्ट्रोफाइल के सोर्स के लिए या तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं या तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं, या हम एक ओलियम भी होता है या हम यूज कर सकते हैं ओलियम। वेट, या हम उसमें ओलियम यूज कर सकते हैं। ओलियम क्या होता है? H2O7। उसमें क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3 हमें क्या देता है? H2O7। इसको हम ओलियम बोलते हैं। दोनों ही हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड देंगे। दोनों ही क्या है? बोथ आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और वो क्या हमारे पास? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड को होता है हमारे पास SO3। ओके, सो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? हमारी बेंजीन प्लस H2SO4 और H2O7 व्हाट गिव? ये हमें क्या देगा? SO3H प्लस वाटर। ये होता है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो अब हमें जो रिएक्शन स्टडी करनी है वो करनी है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन हमें स्टडी करनी है अभी। सो अगर मैं बेंजीन की सल्फोनेशन की बात कर रहा हूँ, सो इसमें हमारे पास बेंजीन के साथ साथ कुछ एरीन्स डेरिवेटिव भी होते हैं। सॉरी ये टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए नहीं है। एरीन्स डेरिवेटिव होंगे, उससे हम या तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ साथ हम ओलियम भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही क्या हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है। दोनों ही क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है और इलेक्ट्रोफाइल के हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या होता है? जो सल्फर होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सल्फर पे समवट पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सल्फर ये एटम है हमारे पास वहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। सो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन रहेगी। ये बेंजीन है। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप वाइज हमें रिएक्शन करनी है और फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और दैट इज SO3। सो मैंने क्या कहा? H2SO4 हम यूज कर सकते हैं, तो H2SO4 प्लस H2SO4 ये आपस में कंबाइन होकर क्या देंगे हमें? SO3 प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। रिएक्शन कैसे होगी? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा? HSO3 नेगेटिव। एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास ही होगा HSO4 नेगेटिव। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके साथ कंबाइन होगा, देगा क्या? ये आपको दिख रहा है ना? ओके, हाइड्रोजन पॉजिटिव और यहाँ पे क्या? SO3 नेगेटिव। वाटर यहाँ से रिलीज होगा H2O प्लस हमें मिलेगा क्या?
O नेगेटिव, और यहाँ पे सल्फर पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ये होता है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। और अगर आप इसको इस तरह से कर देते हो सो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही हमारे इस केस में इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है। H2SO4 H2SO4 आपस में कंबाइन होकर ये कंप्लीट रिएक्शन देते हैं। ओके, H2SO4 किस में ब्रेक, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। सो जो दूसरा H2SO4 में OH है वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वाटर यहाँ से रिलीज होगा और SO3 वहाँ से अलग हो जाएगा। सो वाटर प्लस SO3 हमें मिलेगा, और SO3 क्या हमारे पास इस केस में सल्फोनिक, जो हम सल्फोनेशन कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है। सो ये क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे। सेकंड स्टेप क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। वही सेम जैसे हमने पीछे बात की है, रिएक्शन सेम रहेगी। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इन द सल्फोनेशन रिएक्शन इज our next action is our next step is second step क्या, formation of कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सो बेंजीन क्या करेगा, इस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, क्या बनेगा, सबसे पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन और इधर SO3 नेगेटिव, अगेन ये इधर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक इसका आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉजिटिव H SO3 नेगेटिव, और ये क्या हमारे पास, रेजोनेंस स्टेबलाइज। सभी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, और ये क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो होती है। सो दिस वन इज द redetermining step। और एक छोटी सी बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। जो रिएक्शन है रिवर्सिबल होती है, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट रहती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। रिवर्सिबल रहती है लेकिन वो 10 to 20% बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। सो जो रिएक्शन रहती है, मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस होगा और हमें क्या देगा वहाँ पे, वो सल्फोनिक एसिड एनायन हमारे पास बनेगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे SO3 नेगेटिव,
और साथ में हमारे पास क्या मीडियम में HSO4 नेगेटिव, हमें क्या देगा सल्फोनिक एसिड अनायन SO3 नेगेटिव प्लस H2SO4 एंड दिस वन इज सल्फोनिक एसिड अनायन। अब ये सल्फोनिक एसिड अनायन क्या करेगा, जो हमारे पास वाटर था वहाँ से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट होएगा। दिस वन इज सल्फोनिक एसिड अनायन। जो ये सल्फोनिक एसिड अनायन होता है, यहाँ तक रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम में है, सो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। सो हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू द जो हमारे पास ये सल्फोनिक एसिड अनायन आया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड अनायन। मैं इसी में कर देता हूँ, सॉरी चलो नेक्स्ट उसमें दिखा देते हैं। SO3 नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन से क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन जो सल्फोनिक एसिड अनायन था हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ। जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अनायन था वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन से और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। आई थिंक अब आपको दिख रहा है। ओके, दिस वन इज, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन यहाँ पे जो हमारे पास बनता है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अनायन बनता है। यहाँ पे भी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। अगर आपने नोटिस किया होगी, जो इससे पहले मैंने आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको जो समझाई हैं, उनमें से कोई भी रिएक्शन क्या थी, रिवर्सिबल नहीं थी। बट यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने की वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाता है और जब हम हाइड्रोजन को, व्हेन दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, जो मैंने आइसोटोप इफेक्ट के बारे में आपको बताया था, इफ दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, देन कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो ड्यूटेरियम के केस में बैकवर्ड का ज़्यादा हो जाता है, फॉरवर्ड का कम हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में भी डायरेक्शन में भी रहती है। लेकिन अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूँ उस केस में क्या होता है कि जो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, अभी तो ये क्या है कि 50-50 है, उस केस में क्या हो जाता है कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कार्बन और ड्यूटेरियम को बॉन्ड को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। और जो कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड केस में भी रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो बैकवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी हम उसको देखते हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देता हूँ, इक्विलिब्रियम की वजह से जो रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे। और इस केस में जो आइसोटोप इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव आइसोटोप इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है उस पर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है। बट जो अदर हमारे पास जैसे नाइट्रेशन होगी, हैलोजिनेशन होगी, जो दूसरी हमारे पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, उन केस में ऐसा कुछ नहीं था। अभी हम आइसोटोप इफेक्ट को स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि आइसोटोप इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक
इन सल्फोनेशन इज आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखूं ओके। सो ये हमारे पास होता है, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, दिस वन इज सेकंड। ओके। सो अगर मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे ओके पहले मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेता हूँ। सो उसकी हेल्प से फिर हम बताएंगे कि कैसे मैं आइसोटोप इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये तो मेरे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया यहाँ पे तो प्लस SO3। ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, जो मेरी फर्स्ट स्पीसीज है दिस वन। फर्स्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, ये सेकंड। क्योंकि जो कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो इस स्टेप में हो रहा है, फर्स्ट टू सेकंड में। ओके। सो ये हो गया सेकंड। ये हो गया ड्यूटेरियम के लिए, सॉरी मैं इसको कलर से दिखा देता हूँ, रेड फॉर ड्यूटेरियम और H फॉर सॉरी रेड फॉर ड्यूटेरियम एंड ब्लैक फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, ओके। सो इस केस में मेन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि रिएक्शन क्या रिवर्सिबल है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम आ जाता है, सपोज करो मैं इस तरह से रिएक्शन को कराता हूँ और यहाँ पे ड्यूटेरियम है और मैं रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा SO3 नेगेटिव। क्योंकि जो कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड होता है वो थोड़ा समवट स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर मैं बात करता हूँ तो जो कार्बन ड्यूटेरियम को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उस केस में जो रिएक्शन रहेगी वो स्लो हो जाएगी। जो रिएक्शन का रेट रहेगा स्लो रहेगा, और इस केस में रिएक्शन का रेट फास्ट रहेगा। सो इस केस में जब रिएक्शन का रेट स्लो होता है तो उस केस में जो सल्फोनिक एसिड की बनने, सल्फोनिक एसिड आयन जो हमारे पास बनता है उसकी जो बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, वहाँ पे कम होती है। इसलिए जब कार्बन को हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया गया, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, उस केस में क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं लिख रहा हूँ ई एक्टिवेशन। ई एक्टिवेशन मैंने अपवर्ड साइन दिखाई इसलिए दिखाया क्योंकि वहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो रिएक्शन क्या रहेगी वो ज़्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम को बॉन्ड को जो ब्रेक करना है वो
जो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड क्या वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ। कि हम ये भी कह सकते हो कि जो मेरे पास ड्यूटेरेटेड कार्बोकैटायन है, जो मेरे पास ये ड्यूटेरेटेड कार्बोकैटायन है और एक मेरे पास ये सिंपल कार्बोकैटायन है, तो इन दोनों के केस में जो सल्फोनेशन का रेट होगा वो इस केस में स्लो होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन सो इजिली एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी रिवर्सिबिलिटी की बेसिस पे अगर मैं जो मेरे पास ये है, जो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अगर मैं उसको हीट कर देता हूं, अगर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, जो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, प्लस H3O पॉजिटिव, अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, हीट वार्म कर देता हूं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पे H2SO4 निकल जाएगा और मुझे अगेन बेंजीन मिल जाएगा ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी। ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन द बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अगेन बेंजीन एंड दिस वन इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डीसल्फोनेशन। मींस सल्फोनिक एसिड ग्रुप को मैं वहां से इजिली रिमूव कर सकता हूं। सो सिर्फ सल्फोनेशन के केस में ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन हीट करता हूं अगर मैं उसको, अंडर प्रेशर है यहां पे, सो मुझे अगेन बेंजीन मिल जाएगा। जो मेरा मॉलिक्यूल होगा बेंजीन मुझे वहां पे मिल जाएगा सिर्फ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन की वजह से। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती, सो डीसल्फोनेशन इज नॉट मे बी प्रोसीडेड हियर। सो ये थी हमारे पास आइसोटोप इफेक्ट। आपको समझ में आ गया? आइसोटोप इफेक्ट में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी जिस पे हम आइसोटोप इफेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं, हाइड्रोजन हो गया या कार्बन हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, हम उसके जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है उसको उससे हैवी आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हैं। कि जो हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप क्या, वो क्या, ड्यूटेरियम। मैंने ड्यूटेरियम से रिप्लेस करके रिएक्शन को चेक किया, जो रिएक्शन का रेट था वो दोनों रिएक्शन का सेम नहीं है, वहाँ पे जो दोनों रिएक्शन का रेट है वो डिफरेंट है। सो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आइसोटोप इफेक्ट है या नेगेटिव आइसोटोप इफेक्ट है। अगर रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव आइसोटोप इफेक्ट, और अगर रिएक्शन का रेट ड्यूटेरियम से चेंज करने पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव आइसोटोप इफेक्ट। जनरली नेगेटिव आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, वहाँ पे हमें कभी ऑब्जर्व नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं होता इतना जल्दी, इतना ईजी कुछ केसेस में। सो ये हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। इस केस में हमारे पास या तो सल्फोनिक एसिड H2SO4 हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स, या हमारे पास क्या हो सकता है दूसरा, ओलियम आयन। H2SO4 को जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा H2SO7। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको जो टॉपिक मैंने समझाया अच्छे से समझ में आया हो, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी करना है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।